In this video, we will cover climatology because geography के अंदर यूपीएससी करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है एंड क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये प्रीलिम्स में करना ज़्यादा सही रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि आर प्लैनेट इज एनवेलप्ड बाय लेयर ऑफ गैसेस, जो जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इक्वेटर पे वाइडर है और पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ की रोटेशन और ग्रेविटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स, तो इसीलिए वो उन गैसेस को अपनी तरफ खींचती है। दैट इज वाई एटमॉस्फेयर इज फ्लैटेंड एट द इक्वेटर। चलिए आगे यहाँ पे लिखा है कि क्या डिफरेंस होता है क्लाइमेट और वेदर में। क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टाइम स्केल में देखिए तो वेदर शॉर्ट टर्म है, जो क्लाइमेट होगा वो डेकेड्स टू सेंचुरीज में वेरी करता है। वेरिएबिलिटी की बात करें तो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, तो वेदर हाईली वेरिएबल है। क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं, राइट, तो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती। स्पेशल स्कोप की बात करें तो वेदर इज़ वेरी सिग्निफिकेंटली इवन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। क्लाइमेट डिस्क्राइब जनरल वेदर पैटर्न्स ओवर लार्ज एरिया। तो स्पेशल में देखें तो वेदर जो है वो छोटे एरिया का बता सकता है। फॉर एग्जांपल बैंगलोर का वेदर एक तरीके का होगा, चेन्नई का वेदर एक तरीके का होगा, लेकिन इन दोनों का क्लाइमेट एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो लैटिट्यूड होता है उनका लैटिट्यूड सिमिलर है ना। प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करें तो वेदर को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है और क्लाइमेट जो होता है ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। इम्पैक्ट की बात करें तो वेदर अगर चेंज होता है तो वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को, वाटर रिसोर्सेज को। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज ही हो गया तो फिर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दिया है, मोर फॉर द प्रीलिम्स है ना। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर बिकॉज हम अभी मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। जनवरी फरवरी तक मेंस करना है, उसके बाद प्रीलिम्स का देखेंगे। बट इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। ETMST। ई से होता है एक्सोस्फियर, फिर उसके बाद टी से थर्मोस्फियर, एम से मीसोस्फियर, फिर उसके बाद एस से स्ट्रेटोस्फियर और टी से ट्रोपोस्फियर। तो इसको मैंने ऐसे ही याद किया था कि ET मस्त है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट चेंज इन एटमॉस्फेयर के बारे में। हु डजंट नो दिस? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजिंग चेंजेस इन द लोअर एंड मिडिल एटमॉस्फेयर which in turn affect the upper atmosphere also through wind patterns. These changes have significant consequences, जैसे कि हीट वेव आ जाती है। Contracting upper atmosphere, rising CO2 levels cool and shrink the upper atmosphere, impacting the lifespan of space debris. उसके बाद सरफेस ओजोन की बात कर रहे हैं। वार्मिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज ग्राउंड लेवल ओजोन्स, अ हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट, दिल्ली वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग, ओजोन वार्म्स द क्लाइमेट, ओजोन जो है क्लाइमेट को वार्म करता है। वाइल सम पार्टिकल्स लाइक ब्लैक कार्बन कैन कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग and other sulfates have a cooling effect. Drastic climate change. Climate models predict drastic change if we continue on a business as usual path, the including the global temperature rise of 2.8 degrees Celsius with even higher increase on land and in the Arctic. Addressing climate change is crucial to mitigate these atmospheric disruptions that are and their cascading effect. कुछ नहीं लिखा है। You don't have to remember anything. When we will do topper copies, when we will read a lot, you will be able to bring more points. ठीक है, और भी ज़्यादा आप पॉइंट्स लेकर आ पाओगे। अगला टॉपिक है हीट बजट। हीट बजट का मतलब क्या होता है कि अर्थ कितनी हीट अर्थ के ऊपर पड़ रही है सन से, और उसमें से कितनी हीट जो है अर्थ जो है रेडिएट कर पा रही है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली आर्टिक मेल्ट हो रहा है। पहले आर्टिक जो था, आर्टिक आइस आइस क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो वो एक मिरर की तरह काम करती थी। वो सारी की सारी हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती थी अर्थ के बाहर। इन द सेम वे समंदर कैसे होते हैं, नीले होते हैं, है ना। समंदर जो होते हैं वो भी क्या करते थे, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते। लेकिन अब समंदर काले होते जा रहे हैं, हरे होते जा रहे हैं एल्गाल ब्लूम की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, समंदर ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो हीट बजट है वो डिसबैलेंस हो रहा है। और हर अर्थ अगर नेट में हीट अब्जॉर्बर बन गया तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और तेज होने लगेगी। तो इसीलिए हीट बजट के बारे में ये सवाल है। अगर कभी भी हीट बजट का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ और 0 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। तो इसको अगर मुझे डायग्राम में बनाना हो तो ये ऐसा बनेगा ना, ये 0 है और ये 90 और ये भी 90। अब समझ में आ गया ना।
तो इसका मतलब इस तरफ हम नॉर्थ पोल की ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा हीट जो आती है वो आती है 0 डिग्री इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे आपको ये बनाना पड़ेगा, और ये क्या है यहाँ पे? ये बेसिकली ट्रॉपिकल की लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पहले, अब जो है अगर नेट सरप्लस होने लग गया है ना, नेट का अगर सरप्लस होने लग गया तो उससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होगी कि आर अर्थ ग्लोबल वार्मिंग जो है और ज़्यादा एक्सेसरबेट हो जाएगी। तो एक बार पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा है कि अर्थ एब्जॉर्ब्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव फॉर्म में होती है, एंड रिलीजेस हीट बैक इनटू स्पेस और टेरेस्ट्रियल स्पेस, रिलीजेस हीट बैक इनटू स्पेस एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। दिस बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग हीट अलाउज द अर्थ टू मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर विच इज रेफर्ड टू एज अर्थ्स हीट बजट, क्लाइमेट एंड अर्थ्स एनर्जी बजट, uneven heating and regulation. The spherical Earth receives uneven solar heating with warmer equatorial region and cooler polar region. Further, the atmosphere and oceans work together through various processes to redistribute the heat and maintain the equilibrium. ओशन करंट्स जो होते हैं वो गर्म जो पानी होता है उसको लेकर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, वही कह रहे हैं। इन द सेम वे जो हवाएं भी होती हैं वो भी इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। Climate forcing an imbalance, factors like solar activity, volcanic eruption, human activities, जैसे कि deforestation या greenhouse gases का release can disrupt this balance. These influences called climate forcing can tip the scale and lead to climate change. इसमें human impact क्या है? Recent NASA study ने ये confirm किया है कि human generated greenhouse gas ये एक primary driver है global warming का. This imbalance in Earth's energy budget caused by trapped heat results in long term shifts in global climate pattern। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो हीट है, राइट, हीट जो जहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्री तक, है ना, वहाँ पे तो हीट बजट ऐसे चल रहा है, और बाकी जगह पे हीट का डिक्लाइन हो रहा है ना। तो वो मतलब जो पोलर रीजन होता है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ ऐसी है ना, ऐसी अर्थ है, सन यहाँ पर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेव आती है और यहाँ पे स्लांटेड आती है। अब देखो, क्योंकि अब मैंने ये कैसा बनाया है, ये मैंने बनाया है गर्मियों के समय का, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये वाले रीजन में तो हीट जा ही नहीं रही, इसीलिए कहते हैं ना कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक में 6 महीने के लिए सन नहीं उगता, क्योंकि अर्थ तो स्लांट हो गई, तो ये अब अर्थ दूर हो गई। तो ये कब का समय है? ये है समर का टाइम। जब विंटर होता है तो क्या होगा? सन यहाँ पर है ऐसे करके, और ये अर्थ ऐसी हो जाएगी ऐसे करके। तो अब क्या होगा कि क्योंकि विंटर का टाइम है तो इसलिए नॉर्थ में सन नहीं उगेगा और साउथ में जो है सन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके अब ये ठंडा हो गया, तो यहाँ पे ठंड क्या होगा? यहाँ से ठंड जो 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 मतलब वार्मथ है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और उसकी वजह से नॉर्थ पोल थोड़ा सा हीट होगा और अर्थ का जो हीट है वो बैलेंस होगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस डाल दी है कि यहाँ पे अब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अर्थ से जो हीट वापस जानी चाहिए थी यूनिवर्स में, या वो वापस नहीं जा पा रही, है ना। अर्थ जो हीट रेडिएट करे वो कर नहीं पा रही, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है वो अर्थ हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। हमें दिक्कत क्या है? ग्रीन हाउस गैस जितना मर्जी रिलीज करो। मीथेन में दिक्कत क्या है? मीथेन में दिक्कत ये है कि इट ट्रैप्स ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप कर लेती है और ये हीट करती है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। मीथेन इज CH4 आई गेस, है ना, CH4 मीथेन होता है। यहाँ पे लिखा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो बेसिकली हुआ क्या है? बेसिकली हमने किया ये है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा अर्बन एरिया को कंक्रीट और एसफॉल्ट कर दिया है, जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और रिटेन करके रखता है, ठीक है। और पूरे के पूरे पेड़ काट दिए हैं, और व्हीकल जो है गर्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो हीट लिबरेट करती है, तो वो हीट आसपास रुकेगी ही। इसी के साथ साथ बिल्डिंग डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, एसी वेसी हमने चलाए, तो अब बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो है कंक्रीट। कंक्रीट का एक एक ना वो है, क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत जल्दी हीट होगा और बहुत जल्दी कोल्ड भी होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपने पूरे दिन, मतलब सूरज की जो गर्मी है इसके ऊपर पड़ी है, राइट, पूरे दिन सूरज की हीट कंक्रीट के ऊपर पड़ रही है। अब क्या होगा? जब शाम का समय होगा तो ये हीट, अब क्या होगा, आसमान जो वेदर है वो ठंडा हो गया, है ना। तो अब ये जो हीट है ये हीट रेडिएट करेगा,
तो इसलिए आपको शाम को अनकंफर्टेबल सा फील होगा। ठीक है, अब थोड़ी रात हो गई, तो अब इसने सारी हीट लिबरेट कर दी, तो ये ठंडा हो गया। तो रात को आपको दिखेगा कि आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो रूम है वो हद से ज़्यादा ठंडा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कंक्रीट ने सारी हीट को जो है आसपास के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया है, और उसने पूरी की पूरी जो ठंड है उसको सोख लिया है, कि मतलब उसने अपनी पूरी हीट को ज़ीरो कर लिया है। तो इसलिए आप देखोगे कि बाहर जितना टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ठंडी जो है घर में रूम में लगेगी। राइट, तो ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी होता है, और अर्बन कोल्ड इफेक्ट ऐसा भी एक होता है, वो भी देखते हैं, शायद नीचे होगा। ठीक है, तो हमने अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देख लिया। और यहाँ पे आप देखिए रूरल रूरल एंड अर्बन एरियाज में जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ता है कंक्रीट की वजह से। टाइप्स क्या होते हैं? सरफेस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बेस्ड अपॉन द लैंड सरफेस ऑफ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्व्ड इन एयर टेम्परेचर मोर प्रोमिनेंट एट नाइट। तो जो रात को अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना कभी कभी, तो वो उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको ही अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इम्पैक्ट, एनर्जी डिमांड हाई हो जाएगी भाई, एसी ऑन करके सोएंगे। हेल्थ रिस्क हो जाएंगे भाई, हीट स्ट्रोक आते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कह रहे हैं कि पुअर एयर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। राइट, क्योंकि उससे ओजोन फॉर्मेशन भी होती है। एंड ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न, जो वेदर है वो भी, आसपास का जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मिटिगेशन के लिए क्या बोला है? सिंपल सी बात है भाई, अर्बन ग्रीनिंग करो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करो? कूल रूफिंग मटेरियल लगाओ ताकि रूफ ठंडी रहे। इसी के साथ साथ अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए और वेंटिलेशन कॉरिडोर्स बनाने चाहिए, वाटर बॉडीज और सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए, है ना? तो अभी इसमें से अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे आप? ग्रीनिंग। और इसको स्पेसिफिक करने के लिए लिखना है मियावाकी मेथड। ये बेसिकली एक तरीका होता है जिससे आप बहुत जल्दी फॉरेस्ट उगा सकते हो, अर्बन फॉरेस्ट। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको रिजुविनेट करना। और इसका एग्जांपल दे दिया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इन बैंगलोर। और बैंगलोर को तो कहते भी थे कि भाई ये तो सिटी ऑफ लेक्स है, कहाँ गई सिटीज़, कहाँ गई लेक्स, है ना? तो वैसे करके आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिनर्जीज बिटवीन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एंड हीट वेव। तो यहाँ पे हीट वेव एक नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है जो कि डिजास्टर में भी हम पढ़ेंगे कुछ टाइम में। हीट वेव्स में लिखा है हीट वेव्स आर पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर exceeding typical maximum levels, often occurring in northwestern and south central regions of India during summer seasons. Impact of heat wave क्या होता है? यहाँ पे लिखा है कि examples of heat wave impacts include 2008 record breaking heat wave in Northeast Asia, which resulted in significant number of hospitalization and heart strokes in Japan and prolonged high temperature warnings in China. तो अगर कभी भी हीट वेव का कुछ आएगा तो आप जापान चाइना का एग्जांपल याद रख सकते हो। आगे देखते हैं रोल ऑफ एंटी साइक्लोन्स क्या है। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट अ कोरिलेशन बिटवीन अकरेंस ऑफ एक्सट्रीम समर हीट वेव्स इन नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक रीजन। इट्स ओके, यूपीएससी इंडिया में पूछेगी तो नॉर्थ ईस्ट एशिया चाइना जापान का है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेस अलॉट इन इट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ड्यूरिंग हीट वेव्स अर्बन एरियाज एक्सपीरियंसेस एम्पलीफाइड टेम्परेचर। एंड उसके बाद होगा क्या? होगा ये कि इसकी वजह से factors such as increased sensible heat released, reduced evaporative cooling, and higher anthropogenic heat contribute to this effect, and urban heat islands are formed as urban areas exhibit higher temperatures due to changes in surface energy budget, increased heat storage capacity of artificial surfaces, and reduced कुछ नहीं भाई, वही लिखा है कि हीट वेव जब आती है तो अर्बन एरियाज के अंदर, क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए हीट वेव्स के समय पे ज़्यादा चांसेस होती हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की। आगे चलते हैं, अब आगे लिखा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। इसमें एक याद आ रहा है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। हाँ, यहाँ पे लिखा है देखो पाइनएप्पल एक्सप्रेस। इसको पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चलती है हवाई से कैलिफोर्निया तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ नैरो चैनल ऑफ मॉइस्चर। बेसिकली ना ऐसे करके एक मॉइस्चर लेडेड विंड होगी, जो कि मतलब मॉइस्चर लेडेड कह लो कि विंड होगी, जो कि हवाई से कैलिफोर्निया की तरफ चलती है, कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस के लिए न्यूज़ में आया था। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो कॉरिडोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर that ferry vast quantities of water vapor
फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये बेसिकली वाटर वाटर वेपर्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। Moisture powerhouse. These ribbons of moisture can stretch to thousands of kilometers and are characterized by exceptionally high water vapor content. They are rainmakers and troublemakers. Atmospheric rivers play a critical role in Earth's water cycle, delivering essential precipitation. However, upon reaching land, they can unleash heavy rains and snowfall, potentially triggering floods, landslides, and other damaging weather extremes. In 2024, a dangerous storm known as Pineapple Express, a typical atmospheric river, blew in California, USA, threatening coastal areas and caused flooding and mudslides. ठीक है, तो हमको पाइनएप्पल एक्सप्रेस पता चल गया। अब आपको समझ में आ रहा है यूपीएससी सवाल कैसे पूछेगा। यूपीएससी ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, और हम बैठ के क्या पढ़ रहे हैं, हम बैठ के पढ़ रहे हैं कि हीट वेव्स क्या होती हैं, या फिर हम बैठ के पढ़ रहे हैं कि हीट बजट क्या होता है। अब आप कहोगे कि ये पढ़ के क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसे टिपिकल कीवर्ड्स हैं जो कि हम पाइनएप्पल एक्सप्रेस में डाल सकते हैं। हम ये पूछेंगे कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस जैसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये हीट बजट जो है इसमें डिसबैलेंस हो रहा है। और इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से लो प्रेशर जोन बनता है, और लो प्रेशर जोन की तरफ ही पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है वो फ्लो करती है। आपको समझ में आ रहा है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। यू विल नेवर गेट अ क्वेश्चन अपॉन दिस अबाउट दिस, यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस कि रिसेंटली यूएसए विटनेस्ड पाइनएप्पल एक्सप्रेस इवेंट, है ना। हाउ हाउ डज, क्या कहते हैं, ये इवेंट्स कैसे होते हैं और इनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। अब हमने देख लिया ट्रॉपिकल। अब हम क्रायोस्फीयर में चलते हैं। क्रायोस्फीयर का मतलब वो सारा स्फीयर जो कि ठंडा है, जमा हुआ है। ठीक है, चलिए। क्रायोस्फीयर refers to those parts of Earth's surface where water is in solid form, including snow covers, glaciers, ice caps, ice sheets, sea ice, frozen lakes, rivers and permafrost। समझ गए ना ऊपर वाला, मतलब अंटार्कटिक आर्टिक वाला रीजन। द क्रायोस्फीयर interacts with other components of Earth system, playing a crucial role in global climate pattern and sea level rise and the availability of fresh water resources. अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, स्पेशल रिपोर्ट आई थी ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी's रिपोर्ट ऑन क्रायोस्फीयर, इन recent decades द क्रायोस्फीयर हैज़ experienced significant reductions ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कह रहे हैं कि जो क्रायोस्फीयर है वो रिट्रीट हो रहा है, कि हमारे जो ग्लेशियर है ना वो पोल की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पहले यहाँ तक ग्लेशियर मिलते थे, अब धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे करके रिसीड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्या हो क्या रहा है। इट इंक्लूड श्रिंकिंग ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर एंड स्नो कवर डिमिनिश हो रहा है। एंड इसकी वजह से होगा क्या कि जो आर्टिक सी की थिकनेस है आर्टिक आइस की वो भी कम होगी, एंड इवेंचुअली जो परमाफ्रॉस्ट है वो, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा और परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगी। और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा ये कि वहाँ पे एल्बिडो इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। एल्बिडो का मतलब क्या होता है, एल्बिडो का सिंपल मतलब ये होता है कि अर्थ कितनी परसेंटेज ऑफ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अब कहते हैं कि मतलब आइस है, आइस का एल्बिडो सबसे हाई है क्योंकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स होते हैं और क्रिस्टल बेसिकली मिरर की तरह काम करते हैं। इसके बाद सी हो जाएगी, तो सी का एल्बिडो हाई होगा क्योंकि सेम थिंग है ना, जो वाटर होता है ना, तो वाटर वाटर के पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन द सेम वे अगर हम आगे चलें तो मैं कह सकता हूँ कि ग्रासलैंड, है ना, ग्रासलैंड में थोड़ा सा एल्बिडो हाई होगा क्योंकि ग्रासलैंड में मॉइस्चर होता है ना, थोड़ा थोड़ा ड्यू होती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वो हीट को रेडिएट कर देगा। और फिर मैं कहता हूँ डेजर्ट, डेजर्ट भी नहीं, लेट्स कॉल मार्शी लैंड्स, या फिर चलो वेटलैंड्स कह लेते हैं, वेटलैंड्स भी नहीं, मार्शेस कह लेते हैं। मार्शेस का एल्बिडो ज़्यादा हो सकता है, या फिर कह लो प्लेट्यू, चलो प्लेट्यू। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि क्रायोस्फीयर जो है जिसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो इफेक्ट होता है ना, वही चला जाएगा। तो हम कैसे करेंगे कि जो हीट बजट है ना,
इससे क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी और वार्मिंग होगी, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, रिफ्लेक्टिव सरफेस तो हमने अपनी लूज कर दी क्योंकि हम हमारे ग्लेशियर्स को लूज कर रहे हैं भाई। जब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो समंदर में जाएगा तो सी राइज तो होगा ही, है ना, राइजिंग सी लेवल। ओशन डिसरप्शन, fresh water from the melting ice disrupts the ocean salinity and temperature, impacting global circulation patterns and potentially altering regional climates. इसके बाद ये कह रहे हैं फीडबैक लूप, क्रायोस्फेयर इंटरैक्ट्स विद अदर क्लाइमेट सिस्टम्स, मेल्टिंग आइस रिलीजेस ट्रैप्ड ग्रीन आउट गैसेस, एक्सेलरेटिंग वार्मिंग इन अ विशुअस साइकिल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। इसको सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो रीज़न माना जाता है कि हमको हमारे क्रायोस्फीयर को बचाना है, उसका ये रीज़न है क्योंकि भाई वो टन्स ऑफ टन्स जो मीथेन है उसको उसने स्टोर करके रखा है। क्रायोस्फीयर अगर अगर मेल्ट हो गया तो वो सारी मीथेन सीधी की सीधी उड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर का वाटर रिजर्वायर जैसे हिमालय है, आज अगर हिमालय सारा मेल्ट हो जाए और सारा पहुंच जाए इंडियन ओशन में, चेन्नई में तो बाढ़ आ ही जाएगी, फ्लड फ्लड मतलब वो सब तो गया, सबमर्जेंस हो जाएगी। लेकिन भाई गंगा वैली जो जो गंगा वैली है, गंगैटिक वैली है, वहाँ पूरा एरिया बंजर हो जाएगा, है ना, अगले 100-200 सालों में। तो वो चीज़ कि वो हमारा एक रिजर्वायर है। इसी के साथ साथ हैबिटेट लॉस की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब पूरा एक इकोसिस्टम है ना, पूरा एक इकोसिस्टम है, स्पीशीज़ हैं जो कि इन कंडीशंस पे रिलाई करती हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सोसाइटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि ये बेसिकली लाइवलीहुड को डिस्टर्ब करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगी, एंड द नीड फॉर अडेप्टेशन स्ट्रेटजी टू बिल्ड रेसिलियंस इन इन द अफेक्टेड रीजन। तो बेसिकली ये कह रही है कि ये वाइड रीचिंग इसके सोशल इम्पैक्ट होंगे, हैबिटेट लॉस होगा, फ्यूचर वाटर रिजर्वायर जाएगा, मीथेन रिलीज होगी, ओशन ओशन का जो जनरल सर्कुलेशन होता है वो डिसरप्ट होगा क्योंकि ठंडा पानी ज़्यादा मिक्स हो रहा है, सी लेवल राइज तो होगा ही, और इसी के साथ साथ अर्थ भी हीट होगी क्योंकि एल्बिडो इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा ओवरऑल अर्थ का। जो हमने ऊपर पढ़ा वही नीचे लिखा है, ठीक है। क्रायोस्फेयर की सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, कैसे, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके, सी लेवल को कंट्रोल रखता है, क्यों, क्योंकि ये मतलब सी लेवल को कंट्रोल नहीं करता है, क्रायोस्फीयर जो है वो बेसिकली उसका पोटेंशियल है सी लेवल राइज का। वाटर सिक्योरिटी है हमारे फ्यूचर के लिए, लिख देना हिमालयाज इन इंडिया। फिर उसके बाद भाई क्लाइमेट फीडबैक, उसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कि चेंजेस इन क्रायोस्फीयर कैन एम्पलीफाई क्लाइमेट चेंज थ्रू फीडबैक लूप्स। आप देखोगे वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी है ना, फीडबैक लूप, तो सेम ही चीज़ नीचे लिखी है। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है, क्रायोस्फीयर की अपनी यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, कोल्ड अडेप्टेड स्पीशीज़ है, पोलर बियर हो गए, सील्स हो गए। फिर इसके बाद भाई वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट करता है, क्रायोस्फेयर इन्फ्लुएंसेस वेदर पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल क्रायोस्फेयर की तरफ गर्म पानी जाता है, हवाएं जाती हैं, है ना। तो वैसे करके लिख देना आपकी, जैसे बेल्ट होती है ना, कौन सी बेल्ट है वो, अ, दो बेल्ट होती है ना, कौन सी बेल्ट होती है यार, ये दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। अ, तो ये बेसिकली वेदर पैटर्न्स को वो करता है, रेगुलेट करता है, एंड प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को भी बचाता है। इसी के साथ साथ कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, क्रायोस्फीयर होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर वहाँ की जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, जैसे कि इन्यूइट्स होते हैं। ये हो गया स्पेसिफिक, जैसे लिख दिया इन्यूइट्स, क्या हो गया स्पेसिफिक, मतलब ये जनरल हो गया, जैसे इन्यूइट्स लिखा स्पेसिफिक हो गया। एंड दोज लिविंग इन कोल्ड रीजन शेपिंग ट्रेडिशंस एंड लाइवलीहुड। एक काम करते हैं, वो बेल्ट देख ही लेते हैं, उसका नाम क्या है। एयर सर्कुलेशन बेल्ट, क्या नाम कह रहे हैं इसका, हेडली सेल एंड फेरल सेल भाई, फोटो देखकर याद आ गया, हेडली सेल एंड फेरल सेल, है ना। तो ये बेसिकली क्रायोस्फेयर जो है उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन 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 कंटिन्यूएशन ऑफ हेड इन मेंटेनेंस ऑफ हेडली सेल एंड फेरल सेल सर्कुलेशंस। आगे चलते हैं, इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फियर क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला है एएमआई, क्या लिखा है, एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस इनिशिएटिव। फिर उसके बाद पेसर है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिजर्व, अक्रॉस एटमॉस्फेयर एंड क्रायोस्फेयर थ्रू अर्थ सिस्टम साइंस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है पॉल्यूशन डोम के बारे में, एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, लेटेस्ट सी, ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता है।
पॉल्यूशन डोम क्या होता है? पॉल्यूशन डोम फॉर्म्स व्हेन अनफेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कंबाइन विद हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट। ये शायद दिल्ली के केस में आया है। दीज कंडीशंस prevent the excessive dispersion of pollutants leading to dangerous buildup of smog within a dome like structure। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली एक पॉल्यूशन डोम बन चुकी है जहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, कोल्ड विंड है और उसने कोल्ड विंड ने ओके समझ गया, ठीक है। एक बार ये कर लेते हैं फिर बताता हूँ। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन डोम, स्टैगनेंट एयर है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। व्हेन वार्म एयर सिट्स ऑन टॉप ऑफ कूल एयर इट एक्ट्स लाइक अ लिड प्रिवेंटिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम राइजिंग एंड डिस्पर्सिंग वर्टिकली। जोग्राफिकल बॉटलनेक्स होते हैं, माउंटेन्स एंड वैलीज कैन रिस्ट्रिक्ट एयर मूवमेंट ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड अनफेवरेबल वेदर पैटर्न। तो अब देखते हैं कि ये बनती कैसे पॉल्यूशन डोम। बाकी सब तो लिख ही दोगे अगर कॉन्सेप्ट पता चला। तो होता ये है कि मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ लैंड है। यूजुअली क्या होगा कि लैंड के आसपास की जो मिट जो सरफेस होगी वो क्या होगी, इट विल बी हॉट, एंड ऊपर वाली जो होगी वो गर्म, वो ऊपर ऊपर जाते जाते ठंडी होती जाएगी। ये जनरल होता है, ये है आम जिंदगी। लेकिन सर्दियों में क्या होगा कि क्योंकि लैंड पे कंक्रीट ज़्यादा है स्पेशली सिटीज़ में, तो भाई ये हद ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंडा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो हीट है और ये वाला जो एयर है ये हीट है। एंड हम सबको पता है कि कोल्ड एयर एंड वार्म एयर डू नॉट मिक्स। तो अब क्या हुआ है कि जहाँ तक ये सिटी की बाउंड्री है ना वहाँ तक कोल्ड एयर है, उसके आसपास यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी वार्म एयर है। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, कोल्ड एयर को ब्लू से कर देता हूँ। ये हमारी कोल्ड एयर फंस गई क्योंकि कंक्रीट ठंडा था, और ऊपर वाली जो है ऊपर वाली वार्म एयर है। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कि इसी अर्बन एरिया में क्या है, इसी अर्बन एरिया में व्हीकल्स भी हैं, इसी अर्बन एरिया में इंडस्ट्री भी है। और यहाँ पे ना जैसे अरावली वाला हो गया, अरावली क्या करती है, वो हवा को रोक देती है, तो ज़्यादा तेज़ हवा दिल्ली पे लगती नहीं है ना। वो अरावली जो है डायरेक्ट कर देती है, दिल्ली को हटा के उत्तराखंड की तरफ हवा को भेज देती है, मानसून को। तो दिल्ली में हवा भी तेज़ नहीं चलती। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली जो यहाँ पर व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो भी इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड विंड जो है वो मिक्स नहीं होती। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और डोमेस्टिक पॉल्यूशन सारा का सारा ऐसे करके यहाँ पे ठंडा ठंडा, मतलब ये भी ठंडा हो जाएगा ना क्योंकि विंड ठंडी है, तो ऐसे करके यहाँ पे जमता रहेगा। और क्योंकि ये भी ठंडा है और ऊपर एक हॉट लेयर की परत है, तो एक डोम बन गई। और पूरे के पूरे दिल्ली में क्या होगा, स्मॉग होगा, राइट। पूरे के पूरे दिल्ली में स्मॉग होगा और एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो परत मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी। इसी को कहते हैं पॉल्यूशन डोम। तो ये किसके साथ होती है, ये शुरू होती है व्हेन व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ ये शुरू होती है। अब बात आती है कि हीट डोम क्या होता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ, a heat dome, also called as heat wave dome, is a high pressure weather system that traps hot air over a specific region. And यहाँ पर लिखा है this creates a lid effect, preventing a natural circulation of air in the atmosphere and causing hot air to accumulate near the ground। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या होगा हीट डोम का, इससे बेसिकली एक्सट्रीम हीट होगा, वेदर स्टैगनेंट हो जाएगा और बेसिकली हाई टेम्परेचर्स होंगे जिससे हीट वेव भी हो सकती है। तो शायद ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, आई विल जस्ट टेल यू। तो होगा ये कि ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए हवा ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि विंड ट्रैवल्स फ्रॉम लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, विंड ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यहाँ पे एकदम हाई प्रेशर हो रखा है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, एकदम लो प्रेशर हो रखा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक पोलर वोर्टेक्स आ रही है, तो ये विंड को मिक्स होने नहीं दे रही, विंड को मिक्स होने नहीं दे रही। और यहाँ पे बहुत लंबे समय तक हाई प्रेशर है, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा हद से भी ज़्यादा एक्सट्रीम। क्यों, क्योंकि ये जो हाई प्रेशर है इट इज़ नॉट एबल टू गो एनीवेयर। ये फंस चुका है इस वॉर्टेक्स में, है ना। ये इस एटमॉस्फेरिक बेल्ट में, ये जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट बीच में बन गई है, इसमें ये फंस चुका है। इट इज़ नॉट एबल टू एग्जिट।
ये जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट यहाँ पे जो बन गई है, ये इसमें फंस चुका है एंड इट इज़ नॉट एबल टू एग्जिट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा बहुत हाई प्रेशर पे होगा, और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पर क्या होगी, हीट होगी। जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे बारिशें होंगी, ठंडा रहेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाता है, हाई प्रेशर की डोम बनती है, और ये हमने देखी गई थी सब, ये जो फिनोमिना है ऑब्जर्व किया था हमने अमेरिका के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा है कि हीट डोम में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो हाई प्रेशर ही कंट्रीब्यूट करेगा। इसी के साथ साथ सब्सिडेंस, सिंकिंग एयर कंप्रेसेस एंड हीट्स अप फॉर्मिंग डोम ऑफ हॉट एयर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एयर जो होगी वो ज़मीन से टच होगी और वो हॉट होती रहेगी और हाई प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, लेकिन वो यहाँ से एक्सकेप नहीं कर पा रही हीट। फिर इसके बाद लिखा है एडियाबैटिक कंडीशंस होती हैं, डिसेंडिंग एयर मासेस वार्म ड्यू टू कंप्रेशन फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू हीट डोम। तो ये दोनों सेम ही लिखा है। लैक ऑफ मॉइस्चर, ड्राई एयर अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट हीटिंग, रिड्यूस्ड कूलिंग एंड इंटेंसिफाई हीट डोम। वही सेम चीज़ जो ऊपर लिखी है कि मतलब हीट, मतलब जो हवा होगी वो सिंक होगी और वो ड्राई होगी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हीट डोम बनती रहेगी, हाई प्रेशर बढ़ता जाएगा। वेदर पैटर्न्स है, स्पेसिफिक वेदर पैटर्न्स लाइक परसिस्टेंट हाई प्रेशर और ब्लॉक्ड एटमॉस्फेरिक फ्लो, जैसे मैंने कहा ना कि भाई इसने ब्लॉक कर दिया, कैन ट्रैप द हॉट एयर एंड प्रोलॉन्ग हीट डोम्स। फिर उसके बाद भाई क्लाउड बर्स्ट एक इवेंट हुआ था 2024 में, तो इस बार चांसेस है क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चन आने के। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्लाउड बर्स्ट आर सडन हैवी रेन स्टॉर्म्स where more than 10 centimeter of rain falls in less than an hour over a small area of 10 square meters, 10 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको कैसे याद रखना है क्लाउड बर्स्ट को, ऐसे इमेजिन करो कि एक 10 × 10 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 10 × 10 किलोमीटर का एरिया है। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो जाए 1 आवर में, तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। चलिए, they often happen in the mountainous areas, especially Himalayas. In Indian subcontinent, it generally occurs when monsoon cloud drift northwards from Bay of Bengal and Arabian Sea across the plains, then on the Himalayas, which sometimes brings 75 mm rain per hour. तो यहाँ पे हमने, अगर हम इंडिया का मैप देखें, है ना, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, कोशिश करेंगे बनाने की, तो मान लीजिए कि ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिया ऐसे, और ये ऐसे, है ना। अब यहाँ पे अरावली से, ठीक है, और जो हमें पता है कि जो विंड्स होती हैं यहाँ से भी आती हैं और विंड यहाँ से भी आती हैं, राइट। अरावली विंड को सीधा डायरेक्ट कर देता है उत्तराखंड के हिमालयास पे, और यहाँ से भी विंड आ रही है। तो उत्तराखंड पे क्या होता है, हिमालय की चोटी पे दोनों तरफ की विंड टकराती हैं, और बहुत, हिमालयास तो बहुत ऊंचे हैं, विंड हिमालयास के पार नहीं जा पाती, तो बहुत ज़ोर से बारिश होती है, राइट। तो जब ऐसे बारिश होती है, तो इसीलिए वी सी की बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट इवेंट इंडिया में कहाँ पे दिखते हैं, दो जगह पे दिखते हैं, एक है हिमालयास और दूसरा है यहाँ पे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्यों, क्योंकि समंदर से ही पानी उठा के आता है, और पानी की वजह से जो क्लाउड है वो भारी हो जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे ना होने की वजह से भी इस पे टकरा के गिर जाते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट सबसे ऊंचा भी साउथ में ही है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं वो सबसे ऊंची पीक साउथ इंडिया में ही है, तो इसीलिए वहाँ पे वो ट्रैप कर लेते हैं और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि विंटर स्टॉर्म आया अमेरिका में, देख लेते हैं। विंटर स्टॉर्म इन यूनाइटेड स्टेट्स आर वेदर इवेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स, प्रेसिपिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। These storms occur across various regions of country, bringing a significant impact and disruption. तो यहाँ पे रीजंस क्या बोल रहे हैं, आर्टिक इंट्रूशन होती है, कोल्ड एयर फ्रॉम आर्टिक कोलाइड्स विद वार्मर सदर्न एयर क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी एंड फॉर स्टॉर्म फॉर्मेशन। जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस है, तो जेट स्ट्रीम पाथ स्टीयर्स कोल्ड एंड मॉइस्चर डिक्टेटिंग स्ट्रॉम डेवलपमेंट एंड इंटेंसिटी। लो प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं, मॉइस्चर भी होता ही है, और इसी के साथ माउंटेन स्क्वीज है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एरोग्राफिक लिफ्टिंग बाय माउंटेन फोर्सेस मॉइस्ट एयर टू राइज, इनहांसिंग प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड। साइक्लोजेनेसिस भी होती है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता जाता है, और उसकी वजह से जो विंटर स्टॉर्म्स हैं वो बनने लगते हैं, और उसकी वजह से हैवी स्नोफॉल या फिर विंडफॉल होती है। तो ऐसे ये वाले इवेंट्स ना, ये जो करंट अफेयर में हुए हैं, ये तो
25-24 में हुए, ऐसे इवेंट्स आते हैं और ऐसे इवेंट्स हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्लोली स्लोली आई विल स्टार्ट डूइंग करंट अफेयर्स ऑल्सो, है ना? तो वहाँ पे ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी में बेसिक समझना है और फिर उसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे, व्हाट आर बॉम्ब साइक्लोन्स, है ना? ये आपको कभी भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और करंट अफेयर ज्योग्राफी आती है मेंस में। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? लेकिन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मतलब हेल्प कैसे होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब एग्ज़ाम में आप बैठे हो, तुम्हें नहीं पता बॉम्ब साइक्लोन क्या है, लेकिन इतना समझ में आता है ना कि साइक्लोन होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कि लो प्रेशर एरिया है। और बॉम्ब से समझ में आता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ जो कि सडनली हो जाए। मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि सडनली हो जाए और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो, मतलब एकदम एक्सप्लोसिव हो। और अगर ऐसा नाम है बॉम्ब साइक्लोन, तो इसका मतलब है कि ये इंडिया में नहीं हुआ, है ना? ये इंडिया में नहीं हुआ। और मैंने देखा कि भाई यूएसए के बहुत इवेंट्स न्यूज़ में कवर होते हैं, तो ये यूएसए का कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। बॉम्ब साइक्लोन हिट्स द वेस्टर्न कोट्स ऑफ यूएसए, डिसरप्टिंग ट्रांसपोर्ट, नॉकिंग ऑफ द पावर ऑफ फॉर 500,000 पीपल। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? लार्ज इंटेंस मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म्स है दैट जनरली टेक्स प्लेस व्हेन अ कोल्ड एयर मास फ्रॉम द पोलर रीजन मीट्स द वार्म ट्रॉपिकल एयर, द अ प्रोसेस दैट meteorologists called bombogenesis. इट हैज़ लो प्रेशर, मैंने कहा ना साइक्लोन तो लो प्रेशर, ये देखो। इट हैज़ लो प्रेशर एट इट्स सेंटर, वेदर फ्रंट्स एंड एन अरे एसोसिएटेड विद वेदर associated and an array associated weather forms blizzards to severe thunderstorms to heavy precipitation. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऊपर से क्या होगा, ऊपर की विंड कैसी होगी, हाई प्रेशर। और ये अमेरिका है मान लो, या एक अमेरिका है, तो नीचे से गर्म हवाएं आती हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में होगा टकराव। एंड हम दोनों को पता है कि वार्म एयर एंड कोल्ड एयर दे डू नॉट मिक्स। तो क्या होगा, जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलेगा तो क्या होगा, जब वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलेगा तो क्या होगा, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, कोल्ड एयर श्रिंक करेगी क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है। और कोल्ड एयर किस तरफ जाएगी, कोल्ड एयर ज़मीन की तरफ जाएगी, और ज़मीन की तरफ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि वो ऊपर है ना, तो कोल्ड एयर ज़मीन की तरफ जाएगी। या एक ये हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोल्ड एयर बहुत ऊपर है तो वो वार्म एयर से टकराएगी और नीचे की तरफ जाएगी। तो जब वार्म एयर नीचे की तरफ जाएगी तो वहाँ पे यू कैन से कि एक हाई प्रेशर एरिया बन सकता है। लेकिन जब कोल्ड एयर नीचे जाएगी, जो कि ये फिनोमिना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। और लो प्रेशर एरिया वहाँ पे बन गया और फिर वहाँ पर क्या होगा, ब्लिज़र्ड्स आएंगे, थंडर स्टॉर्म्स आएंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हॉट है तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा, अगर कोल्ड है तो लो प्रेशर। तो फिर मैं क्या करता एग्जाम में, ये लॉजिक लगा के ये वाला डायग्राम बना के आ जाता बाहर, है ना? तो दिस इज हाउ योर फंडामेंटल फैक्ट्स हेल्प यू टू अप्लाई, तुक्का मारने में हेल्प करते हैं। कि मैंने नहीं पढ़ा बॉम्ब साइक्लोन, तो वैसे करके मुझे हेल्प हो जाती। अब समझ में आ रहा है कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आ गए, अपना ही है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज कन्फाइंड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। और इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इनके पास यहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी ऑफ विंड होती है। हॉरिजॉन्टली दे एक्सटेंड अप टू 500 to 1000 किलोमीटर्स एंड वर्टिकली 12 to 14 किलोमीटर्स। तो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगी, यूपीएससी बोलेगी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर वाइडर देन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंस कवर करते हैं एज कम्पेयर टू वर्टिकल। तो आंसर क्या होगा, यस। लेकिन हमारे दिमाग में आएगा तो लगेगा नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता होगा। कंडीशंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए, सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, और सप्लाई ऑफ वार्म एयर होनी चाहिए, और इसी के साथ कोलियोलिस फोर्स भी होती है, ठीक है। टेम्परेचर वार्म, प्रेशर लो, और बाकी कोरियोलिस फोर्स जो है वो काम कर ही लेगी, ठीक है। मतलब टेम्परेचर वार्म, प्रेशर लो, एंड विंड की मूवमेंट होनी चाहिए, और बाकी कोरियोलिस फोर्स विंड को घुमा के साइक्लोन बना देगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, दिस इज अ यूपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, तो क्या होगा भाई,
बेसिकली इंटेंसिफाई कर देगा और इसी के साथ साथ ज़्यादा फॉर्म होंगे, बहुत जल्दी रैपिडली स्ट्रेंथन हो जाएगा और इसी के साथ साथ इसका इसका जो ड्यूरेशन होगा वो भी बढ़ सकता है और इसको ट्रैक करने में भी दिक्कत हो सकती है। बस ट्विस्टर, मैंने कहा था ना यूपीएससी ऐसे अजीब अजीब पूछेगी। देखो क्या पूछा है। पहले पूछा था कि फेजॉर्ड्स क्या होते हैं। एग्जाम में बैठ के सर ऐसे सर पीट रहे थे कि भाई ये क्या आता है। फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को पूछा, भाई ये क्या है फेजॉर्ड, तो बोलता है मेरे को क्या पता है, मेरे को ही नहीं आता, है ना। तो वैसे ही ट्विस्टर आया था 2024 में। तो जब मैं एग्जाम में लिख रहा था मैं भी सोच रहा था भाई इसमें मैं क्या लिखूं। तो मैंने लिख दिया कि ट्विस्टर, मतलब मैंने इसको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से जोड़ दिया। लिखा था कि व्हाट आर ट्विस्टर, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में ज़्यादा क्यों होते हैं। तो मैंने तो भाई इसको लो प्रेशर बेल्ट उससे जोड़ के लिख दिया कि भाई साइक्लोन वाइक्लोन ज़्यादा आते हैं न्यूज़ में, उसी से पूछा होगा। तो लिखा मैंने साइक्लोन है, बस जहाँ पे साइक्लोन लिखना था वहाँ ट्विस्टर लिख दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मैं क्या मेरा तुक्का चला। देखो मैंने दे पढ़ने से पहले तुम्हें बता दिया। ये देखो क्या लिखा है। लो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट एच। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इट इज़ लो प्रेशर एरिया। ठीक है, पहली चीज़। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रेन बैंड्स होते हैं, बैंड्स, मतलब बहुत सारे स्पाइरलिंग बैंड्स बनाती है। चलेगा, छोड़ो वो सब। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट रेनफॉल, तो मेरे दो तुक्के तो सही हो गए। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर आपके फंडामेंटल अच्छे हैं ना, तो मेंस में जब कुछ नहीं आ रहा तो तुक्के मारने थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो हम इसलिए ये पीडीएफ कर रहे हैं। विंड स्पीड कितनी होती है, एक्सीडिंग 90 किलोमीटर पर आवर। इवन इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट ट्विस्टर इट इज़ ओके, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है ना। ये देखो, गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्यों होता है। तो मैंने क्या लिखा था मैंने लिखा था भाई वही सेम चीज़ की, एयर जो होती है वो कैसी होगी, वार्म होगी। प्रेशर होगा, वो कैसा होगा, लो होगा। फिर उसके बाद विंड होगी, वो कैसी होगी, हाई होगी। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया कि यहाँ पे वार्म ओशन करंट चलता है, इसीलिए भी होगा। और डायग्राम बना दिया था भाई पूरा, मतलब ऐसे करके बना दिया और यहाँ पे ऐसे घुमा के दिखा दिया। और मतलब ऐसे दिमाग लगाया कि हाँ भाई नॉर्थ पोल नॉर्दर्न है तो फिर एंटी साइक्लोनिक होगा, तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। और यहाँ पे लिख दिया ट्विस्टर ट्विस्टर फॉर्मेशन। फिर एग्ज़ाम हॉल के बाद आके हँस रहा था भाई कि जीवन में कुछ आए ना आए, तुक्के ऐसे कि मतलब अब ऐसा हो जाता है ना मेंस के आसपास बंदा, कि भाई तुम कुछ भी दे दो तुम लिख दोगे। मतलब तुम्हें कोई भी टॉपिक दे दो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए तुम लिख दोगे। देखो यहाँ पे देखते हैं कितना सही हुआ। यहाँ पे लिखा है कि वार्म मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, कोल्ड ड्राई एयर फ्रॉम रॉकीज एंड कनाडा, विंड शेयर होना चाहिए। विंड शेयर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन विद हाई सपोर्ट ऑफ रोटेटिंग अप ड्राफ्ट्स। ठीक है, तो भाई रोटेटिंग तो दिखा दिया क्योंकि ट्विस्टर है ना, कुछ ट्विस्ट हो रहा है तो उससे निकाल लिया। और विंड स्पीड में वेरिएशन होनी चाहिए। जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस होता है, साउथवर्ड डिप एनहेंसेस द विंड शेयर एंड स्ट्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ फ्लैट टेरेन होता है, अलाउ इम्पीडेड कोल्यूशन ऑफ एयर मासेस एडिंग स्ट्रॉम फॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे देखो विंड के बारे में लिखा था ना, विंड हाई होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैंने तो करंट्स में भी चला गया था और ये कह रहे हैं प्रेशर लो होना चाहिए, है ना। तो सेम थिंग, सेम सेम यू आर एबल टू राइट। तो बस भाई यही है, मतलब दिस इज हाउ यू आर एबल टू राइट। और अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा हो कि तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हमेशा खुद को क्या कहना है, हमेशा खुद को यही कहना है कि भाई मुझे नहीं आ रहा ना तो किसी को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल होंगे उनको आएगा, और एक क्वेश्चन से कुछ आगे पीछे ज़्यादा होने वाला नहीं है ना। मैं अपना बाकी चीज़ें ना खराब कर लूँ। अब आप, मैं आपको कह रहा था ना कि यूपीएससी इसमें देखो क्या ऐसे पूछती है। देखो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, और वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, को कैसे वो करती है। फिर इसके बाद मतलब करंट अफेयर से जोड़ के ज़्यादा पूछेगी। इसके बाद देखो वहाँ पे उस समय उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ था तो सवाल पूछ लिया। ट्विस्टर आया था गल्फ ऑफ मेक्सिको में तो उस पर सवाल पूछ लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ट्रोपोस्फियर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेसेस हाउ। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर के बारे में पूछ लिया क्योंकि सारा कुछ तो यहीं पे होता है ना, मॉनसून हो, ओशनिक करंट्स हो, जो भी हो वो यहीं पे चलते हैं। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज जस्टिफाई। अब देख रहे हो कि ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मतलब ये क्यों आया, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब साउथ, ये एक बेसिकली डाउन टू अर्थ की मैगजीन में आया था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब साउथ, और इसी के साथ साथ जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, जैसे कि गोदावरी के फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ पे डेजर्ट आ रहे हैं, है ना।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि डेजर्ट की कोई क्लाइमेट बाउंड्री नहीं होती, डेजर्ट स्प्रेड होते रहते हैं। यहाँ पे देखो क्रायोस्फीयर अफेक्ट, हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करंट अफेयर में ज़्यादा पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि उसी समय पे जब ये क्वेश्चन आया था, तो आप गूगल कर लेना, आईपीसीसी ने क्रायोस्फीयर की एक वो निकाली थी, रिपोर्ट निकाली थी कि कैसे क्रायोस्फीयर जो है ये हमारे जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं उनको ऑल्टर करने का एक ऑल्टर कर सकता है, इसीलिए क्रायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन निकल रही है ना? और इसी के साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट क्रेटर न्यूज़ में था जिसका नाम था बटागाया का क्रेटर, जो कि रशिया का है, राइट? तो इसीलिए वो भी परमाफ्रॉस्ट, मतलब देखना जाके गूगल पे बटागाया का क्रेटर, है ना? तो इसीलिए मतलब ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। ये देखो, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, कि जो एयर मास होते हैं उनका मैक्रो क्लाइमेटिक चेंज में क्या, मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में क्या रोल है। भाई अब एयर मास आदमी क्या समझेगा कि एक एयर का मास है। तो मैंने इसमें यही ऐसे समझा कि कि मतलब एयर के अंदर क्या होता है, गैसेस होती हैं, है ना? तो अगर इसके अंदर मीथेन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये एयर मास जो है ये ट्रैवल भी करेगा, मतलब वर्टिकली भी ट्रैवल करेगा और हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करेगा। तो वर्टिकल ट्रैवल करेगा तो उसमें क्या होगा, और मतलब बेसिकली ऐसे लिखेंगे कि एयर मास फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना? जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वाटर वेपर ज़्यादा जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, मतलब साइक्लोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। रेन जो होगी वो ज़्यादा इराटिक हो जाएगी। मॉनसून पैटर्न के अंदर मॉनसून भी जो है वो भी इराटिक हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा भाई हॉरिजॉन्टल लिखना है तो बस वैसे लिख दूंगा कि मतलब जब एयर मास हॉरिजॉन्टली चलता है तो इनको करंट्स कहते हैं, और फिर करंट जब हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो उसमें वही लिख देंगे कि ये बेसिकली जो इस्टेब्लिश्ड जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसको ऑल्टर करता है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमको एल नीनो ला नीनो पे दिखता है, हमको उसका इम्पैक्ट मॉनसून विंड पर दिखता है, हमको उसका इम्पैक्ट मेडिटेरेनियन एंटी साइक्लोनिक विंड पे दिखता है। ऐसे लिख के आ गए कि बोला बाय बाय भाई, इतना ही आता था। तो दिस यू नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई वाज सेइंग कि जो हम पढ़ रहे हैं वो फंडामेंटल है, इसके ऊपर जाके पढ़ना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इन टच विद करंट अफेयर्स, बिकॉज क्रायोस्फीयर, फिर उसके बाद ट्विस्टर, क्लाउड बर्स्ट, है ना, सी सरफेस टेम्परेचर राइज, ये सारे के सारे करंट अफेयर के हैं। और उससे भी ज़्यादा भाई ये जो यूएनईपी या फिर आईपीसीसी की जो वो आती है ना रिपोर्ट्स, उनमें ये शब्द होते हैं। अब आप कहोगे भाई मैं कहाँ से पढ़ूंगा रिपोर्ट, कुछ नहीं, कोचिंग अकेडमी वाले जो होते हैं ना वो ऐसे शब्द डालते हैं अपने अपने मंथली मैगजीन्स में, राइट? दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि बहुत ही लाइटली, जो समझ में नहीं आ रहा इग्नोर करते चलो, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ना स्पेशली, इसके अंदर आपको करंट अफेयर से ज़्यादा आएगा, और आपको पीवाईक्यू समझने हैं कि पीवाईक्यूज के अंदर कोई कीवर्ड दिया है ना, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको, वाई? बताओ कि यहाँ पर ही क्यों होते हैं, है ना? तो वो यहाँ पर आपने ये पढ़ा है कहाँ, कहीं नहीं पढ़ा है ना? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर क्यों है। भाई साइक्लोन के लिए क्या चाहिए, पानी। तो भाई ये क्या है, ये ओपन सीज के आसपास है ना, गल्फ ऑफ मेक्सिको हो, बे ऑफ बंगाल हो, साउथ चाइना सी हो, यहाँ पे तो ओपन सी है पहली चीज। फिर इसी के साथ साथ भाई एक यहाँ पे विंड चलती है, वो विंड का नाम क्या होता है, मेरा ख्याल है इसको ईस्टर्ली कहते हैं, है ना? तो ईस्टर्ली विंड चलती है, तो ईस्टर्ली विंड इन साइक्लोन को लैंड पे पुश करती है ना? चाहे वो गल्फ ऑफ मेक्सिको हो, बे ऑफ बंगाल हो, साउथ चाइना सी हो, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड का इन्फ्लुएंस है। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि भाई प्रेशर का भी है, हम कहेंगे कि जो लैंड मास है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है इसलिए लैंड मास बहुत ज़्यादा हीट होता है, और जो लैंड मास जो है वो ज़्यादा हीट होगा एज़ कम्पेयर टू सी, बिकॉज स्पेशली इन द समर टाइम्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, विंड को उतनी मूवमेंट मिलती है कि साइक्लोन बन पाए, ठीक है? तो सी है, तो इससे क्या होता है, अनलिमिटेड मॉइस्चर है। विंड है तो ये विंड तो हमको चाहिए, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंशियल है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस रीजन, इन द ट्रॉपिकल रीजन द कोरियोलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हो गया। क्या मैंने ये कहीं पे पढ़ा है? आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द आंसर, बट हाउ एम आई एबल टू से दिस? बिकॉज मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइक्लोन में क्या होता है, एयर एयर मतलब एयर प्रेशर, एयर कह लो या विंड कह लो, है ना? विंड
टेम्परेचर, एयर प्रेशर या प्रेशर कह लो, कोरियोलिस, है ना, इन्हीं सब का इम्पैक्ट है। तो मैंने इन्हीं में से उठा के बना दिया अपना आंसर, राइट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पे देखो 2013 में क्वेश्चन आया था कि ब्रिंग आउट द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड्स इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। तो 2013 में शायद न्यूज़पेपर में आया होगा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, है ना। तो वहाँ से इसने जोर पकड़ना शुरू करा, और यही जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है प्रीलिम्स में भी यूपीएससी ने पूछ रखा है। यहाँ पे देखिए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेथडोलॉजी, टेम्परेचर इन्वर्जन इन मेथडोलॉजी एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स द वेदर एंड द हैबिटेट ऑफ दैट प्लेस। भाई, हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है, राइट, और टेम्परेचर इन्वर्जन, राइट, हमने देखा कि ये दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो देखो एक ही साल में दो क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर किसी सिग्निफिकेंट जर्नल ने कुछ पब्लिश किया होगा कि कैसे हीट जो है, अर्बन हीट आइलैंड कैसे हीट ट्रैप होती है एंड ऑल, है ना। तो उन लोगों ने एक ही साथ एक ही साल में पूछ लिया, देख रहे हो। तो बस ये मैं कह रहा हूँ कि इसको, ज्योग्राफी को पकड़ना है ना, तो फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो कि प्रीलिम्स में भी होंगे और हम भी कर रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर के बिना ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी मतलब इट इज़ लाइक ना कि भाई बच्चे ऐसे सर पकड़ते हैं कि मतलब एग्जाम में जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, पीपल व्हेन दे ओपन जीएस 1, वो पहले ये देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या पूछा है इस साल, है ना। ट्विस्टर पूछ लेंगे, कभी फिजॉर्ड्स पूछ लेंगे, तो अगले साल भी कुछ अजीब सा ही पूछेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2024 में उन्होंने ट्विस्टर पूछा, ठीक है। 2023 में उन्होंने फिजॉर्ड्स पूछा कि ये क्या होता है। 2024-23 में ये पूछा, 2024 में पूछा ट्विस्टर क्या होता है, 2025 में पूछ रहे कि अरोरा क्या होता है ना। आप देख रहे हो। अब मुझे बताओ, क्या ये एक बेसिक, दिस इज नॉट बेसिक ना, मतलब ये कोई बेसिक टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये कहाँ पे है भाई, ये सब करंट अफेयर्स में। ऑल दीज आर इन करंट अफेयर्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू ज्योग्राफी। मतलब हमको ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स करने, ताकि समझ में आए कि भाई एयर, टेम्परेचर, ये सब चलता है। और फिर उसके बाद इन इवेंट्स को करंट से पढ़ना है, और करंट में इफ़ आई हैव दैट मच एनर्जी, तो आई विल डू करंट अफेयर्स ऑल्सो, है ना। जो विजय